नमस्कार। तो भी कैसे आप लोग। तो भी आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने परसेंटेज की बेसिक क्लासेस ली है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने परसेंटेज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होगा क्वेश्चन को सोल्व करना। इसलिए एक एक चीज को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद आप ये क्लास लें। तो आप लोग ये पहला क्वेश्चन देखना, क्या लिखा हुआ है कि 12 शेयरों के सूचकांक में अन्य के अलावा रिलायंस, एचयूएल और इंफोसिस के शेयर क्रमशः 7%, 13% और 15% के वेटेज के साथ शामिल है। यानी टोटल एक इंडेक्स बना हुआ है जो कि 12 शेयर का है। उसमें से 7% तो है इसके रिलायंस के, और यहाँ पे 13% एचयूएल के और 15% किसके हैं, ये इंफोसिस के हैं। इस तरीके से एक इंडेक्स बना हुआ है। अन्य शेयरों की कीमतों में क्या वृद्धि होगी, मतलब ये तीन को छोड़कर जो बचे हैं ना, 12 में से तीन को छोड़कर बाकी जो बच गए ना, उनमें कितने परसेंट वृद्धि होगी। यदि ये तीन है ना, उनमें 9%, 10% और 4% का इंक्रीज हुआ है। और कह रहा है कि टोटल जो इंडेक्स था ना, उसमें 6% का इंक्रीज हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि इन जो बाकी बच गए ना तीन के अलावा, इन तीनों में तो बता दिया भाई इतनी वृद्धि हुई, तो बाकी में कितनी वृद्धि होगी, ये इसने पूछा है। तो अब देखना भाई, आप ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझोगे तो आप आराम से इसको सोल्व कर पाओगे। देखना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि टोटल वेटेज यहाँ पे 100 था, ये टोटल था। जिसमें से कह रहा है कि ये रिलायंस और एचयूएल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ अभी, एक यहाँ पे दिया हुआ इंफोसिस। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल का मतलब। तो रिलायंस में क्या कह रहा है कि इसका 7%, यानी 100 का 7%, यानी 7 रिलायंस का शेयर है। 7 मतलब उसमें टोटल में से 7 जो पार्ट है, 100 में से 7 है वो रिलायंस का आ गया, और 13 किसका आ गया, एचयूएल का, और 15 किसका आ गया, इन्फोसिस का आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो रिमेनिंग बच गया ना, रिमेनिंग वो कितना रह गया भाई, रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग कितना रहेगा, तो आप देखेंगे इनका पार्ट कितना बन गया, 7 तेरह 20 और 35, यानी बच कितना गया भाई, 65। यानी जो अन्य शेयर है ना, उनका जो पार्ट है वो 65 है 100 में से। ये तीनों ने 35 कवर कर लिया, तो बच कितना गया, 65। अब देखना जरा, कह रहा कि 100 में से टोटल में 6% इंक्रीज हुआ है। तो आप मुझे बताओ, टोटल में 6% इंक्रीज, यानी टोटल इंक्रीज कितना हुआ। तो 100 का 6% यानी कितना हुआ भाई, टोटल 6 का इंक्रीज हो गया। यानी टोटल 6 रुपए का मान लीजिए कि इंक्रीज हो गया। रिलायंस का कितना हुआ अभी, रिलायंस में 9% इंक्रीज हुआ, यानी इसके 7 का 9%, यानी 9/100 कितना बनेगा, 0.63 इसमें इंक्रीज हुआ है। अब देखो, इस एचयूएल में 10%, यानी इसमें 1.3 इंक्रीज हुआ। इसमें 4% यानी कितना बनेगा, ये बन जाएगा 0.6, इसमें इंक्रीज हुआ। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में कितना इंक्रीज हुआ भाई, टोटल तो 6 का इंक्रीमेंट हुआ है, इन तीनों में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो आप इन सबको जैसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 2.53, इतना इंक्रीज हुआ अभी इन तीनों में 2.53। तो आप मुझे बताना कि ये जो यहाँ पे बचे हुए ना, तीनों में 2.53 का इंक्रीज है, और टोटल जो इंक्रीज हुआ कितना हो गया भाई, 6 का। आप लोगों के साथ में टोटल इंक्रीज हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल इंक्रीज जो है वो 6 का हो रखा है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये 65 थे, इनमें कितना इंक्रीज होगा। तो इनमें जो इंक्रीमेंट आएगा ना, वो कितना आएगा, 2.53 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3.47। तो इसने पूछा था कि आप मुझे बताना, जो बचे हुए है ना 65, यानी बचे हुए 65, उनमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो आप इसका इंक्रीज परसेंट जैसे ही लिखेंगे ना, तो आप कहेंगे 3.47 इंक्रीज हुआ किस पर, ये जो बचे हुए हैं, यानी बचे हुए कितने हैं, 65, इसका पार्ट बचा हुआ, तो 65 पर। परसेंट में चाहे तो क्या कर दीजिए, इंटू 100, यानी ये जो टोटल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 347 डिवाइड बाय 65%। इतने जो परसेंट शेयर है ना, इतना परसेंट इंक्रीज होगा। बाकी इन तीन के अलावा जो 9 शेयर बच गए ना, उनमें इतना इंक्रीज होगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप बस इसको थोड़ा सा समझेंगे, आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि एक सेल्समैन को इस शर्त पर नौकरी दी गई कि उसे कुल सेल का 10% बोनस मिलेगा। मतलब वो जितने भी सेल करेगा उसका 10% उसे बोनस मिल जाएगा। और जो कि 6,000 रुपए, 10% मिलेगा, जो भी 6,000 रुपए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाद में इस शर्त को बदलकर 10,000 तक की सेल पर X% बोनस, 10,000 से 30,000 की सेल पर Y% बोनस, और 30,000 से अधिक की सेल पर Z% बोनस इसको मिलता है। यदि सभी बोनस प्रतिशत जीपी में, जीपी यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, और मैंने जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की क्लास अच्छे से ले रखी है, प्रोग्रेशन नाम का प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने सारी प्रोग्रेशन बताई है अच्छे से। आप अगर उसको एक बार प्रोग्रेशन पढ़ लोगे तो कहीं पे एक दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे किसी भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं जीपी में। तथा इसका शार्व अनुपात, यानी जो कॉमन रेशियो है ना, वो कितना दे रखा है, 1.5 है। यदि इस बार पहले की तुलना में इतने रुपए अधिक मिले,
4,750 रुपए अधिक मिले। तो बताइए Z% बोनस पर उसे कितने रुपए मिले। तो Z% पर उसे कितने रुपए मिले ये आपको बता रखा है। मैंने एक क्लास लिया था जिसमें मैंने कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। कमीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने खुद से भी क्रिएट किए कि भाई ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, और जिस भी तरीके से बन सकते हैं सारे क्वेश्चन की मैंने एक अलग से क्लास ले रखी है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां आप जाकर देख सकते हैं। कमीशन बेस्ड की जो क्लास है उसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर किए। अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, आप उस क्लास में जाके जरूर देखें। कमीशन बेस्ड क्वेश्चन से आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि होंडा के 60% कर्मचारी महिलाएं, मतलब जो 60% है वो यहाँ पे महिलाएं, 25% है, सॉरी 75% जो पुरुष है वो 25,000 रुपए से अधिक कमाते हैं, और 45% कर्मचारी हर साल 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। यानी जो यहाँ पे जो पुरुष है ना वो 75% है जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, और टोटल जो कर्मचारी है ना उसका 45% ही 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो क्या पूछा है, कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश प्रति वर्ष 25,000 रुपए से और उससे कम कमाता है। यानी जो वुमेन्स है ना उनका कितना प्रतिशत पार्ट 25,000 से कम कमाता है, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आप मिक्सर एलिगेशन से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मिक्सर एलिगेशन से मैं आपको इस क्वेश्चन को बता सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं मिक्सर एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को मिक्सर एलिगेशन के बारे में नहीं बताया। जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सारे क्वेश्चन से जहां भी दो चीजें मिल जाती हैं वहां पे आप मिक्सर एलिगेशन लगा सकते हैं। वो किस तरीके से लगाते हैं वो आप लोगों को मैं तब बताऊंगा जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे परसेंटेज है तो मैं आपको ये क्वेश्चन परसेंटेज से सोल्व करके दिखाऊंगा। तो देखना क्वेश्चन क्या है कि होंडा के 60% कर्मचारी वुमेन्स हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि तो वुमेन्स है और ये मेन है। तो देखना कितने हैं, 60% मान लिया मैंने, टोटल 100 थे उसमें से 60 क्या है भाई महिलाएं हैं, और 40 क्या हो गए भाई यहाँ पे आदमी बच गए हैं। तो 75% पुरुष 25,000 प्लस कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो मेन है ना इसमें से 25,000 प्लस वाले कितने हैं। ठीक है, इसके प्लस वाले कितने हैं, तो आप ऐसा देखेंगे कि इसका 75% का तो पता है कितना होता है 3/4, यानी 40 का 3/4 कितना होता है भाई, तो आप क्या कहेंगे 30 लोग हैं जो कि क्या कमाते हैं भाई, इससे 25,000 प्लस कमाते हैं। अब आगे देखना ध्यान से, फिर कह रहे हैं टोटल का 45% कर्मचारी 25,000 प्लस कमाते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे जो टोटल हो गए, यहाँ पे देखना, देखें आप लोग कि जो टोटल हो गए वो टोटल कितने हैं। तो आप ऐसे देखेंगे कि टोटल जो है ना वो 100 थे। ठीक है, तो टोटल 100 थे, उसका 45% कितना होता है भाई 100 का 45%, 45, जो कि क्या कमाते हैं 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। थोड़ा सा समझो कि 25,000 से ज्यादा कमाने वाले पुरुष जो है वो कितने हैं 30 है, और टोटल कितने कमा रहे हैं भाई 45। तो आप मुझे बताना 25,000 प्लस कमाने वाली महिलाएं कितनी हो गई। टोटल जो थे वहां पे कर्मचारी उसमें से 45 है वो 25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, और जो आदमी है वो क्या है भाई उसमें से 30 आदमी 25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। यानी जो बच गए बाकी 15 लोग वो कौन है, महिलाएं जो 25,000 से ज्यादा कमाती हैं। तो 15 महिलाएं हैं वो 25,000 से ज्यादा कमाती हैं 60 में से। तो इसने पूछा कि कितना प्रतिशत महिलाएं या कौन सा अंश है जो 25,000 से कम कमाता है। तो अब यहाँ पे देखना कौन सा जो 25,000 से कम कमाता है, तो मुझे बताना इस 60 में से 15 तो क्या कमाते हैं भाई 25,000 से ज्यादा, तो बच कितने गए 45, वो 25,000 से कम कमाते हैं। किसमें से, महिलाओं का कौन सा अंश, तो आप कह रहे हैं 45 महिलाएं टोटल 60 में से क्या कमाते हैं इतना कम। तो यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 15 से। अगर परसेंट में पूछता तो इंटू 100 कर देते, 15 थी 45 और 15 4 कितना हो 60, तो यहाँ से कट रहा है 25, यानी 75% जो महिलाएं हैं ना वो क्या कमा रही हैं, वो यहाँ पे कम कमा रही हैं 25,000 रुपए से। ये क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, आपका लैंग्वेज अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी कहानी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आप इन ट्रिक्स वगैरह पे ध्यान ना दें, आप इनके लॉजिक समझे, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करें। अब ये क्वेश्चन देखना भाई आप लोग, क्या कह रहा है कि सुनील ने प्रतिभागियों से योगदान लेकर एक पार्टी का आयोजन किया। मतलब ये कोई एक पार्टी का आयोजन कर रहा है जिसमें उन्होंने लोगों को कहा भाई आप मुझे थोड़ा फंड दीजिए, तो उन्होंने उसे योगदान दिया। तो कह रहा है कि 60% उसके साथ में जो लोग थे ना जो भी पार्टी बना रहे थे, 60% लोगों ने 80% योगदान दे दिया। यानी 60% का मतलब देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, 60% का मतलब कितना होता है 3/5। यानी अगर उसकी पार्टी में टोटल 5 लोग थे
थोड़ा समझो, अगर टोटल 5 लोग थे तो उसमें से देखो यहाँ पे देखो टोटल, ठीक है, और उसमें से इन्होंने योगदान दे दिया जो भी पहले वाले थे, और जो रिमेनिंग रह गए जिन्होंने योगदान नहीं दिया, तो 60% ने 80% योगदान दे दिया, यानी कि उन्होंने 80% इसका फंड है वो दे दिया। और प्रत्येक ने कितने दिया, अब देखो 60% का मतलब होता है 3/2, यानी टोटल अगर 5 थे ना तो उसमें से 3 लोगों ने ना वो इसका 80% योगदान दे दिया, तो बच कितने गए भी 2, और टोटल ये हो गया 5, टोटल लोग 5 हो गए। तो देखो ये 60% लोग थे, मतलब ये तो 60% है, और बचे हुए कितने रह गए भी 40%, और ये टोटल हो गए। तो 60% ने कितना दिया भाई 80% योगदान दिया, और एक ने रुपए कितने दिए 50 रुपए, यानी एक ने टोटल ये 50 रुपए दिए, ठीक है, एक ने 50 रुपए दिए। तो आप मुझे बताओ इसने टोटल कितने दे दिए इन 3 लोगों ने, तो आप कहेंगे कि 150 रुपए इन्होंने टोटल दे दिया, ठीक है। और ये जो टोटल दिया है ना, ये इन 3 लोगों ने 80% के बराबर दे दिया, उसको पार्टी के लिए जो चाहिए था उसका 80%। अब मुझे एक बात बताओ भाई, उसे चाहिए कितना, 20% और चाहिए। तो आप देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे 3 लोगों ने मिलाकर 150 रुपया दिया है, यानी 80% के बराबर है। तो आप यहाँ पे देखना कि उसे चाहिए कितना, और तो आप क्या कहेंगे कि इसे 20% और से 80% के बराबर 150 है, तो आप मुझे बताना 1% बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ से इसको इस तरफ लिख लीजिए कि यहाँ पर इसके पास में 80% जो योगदान है उसके बराबर 150 रुपए आ गए, तो 1% के बराबर कितना था यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे 150 डिवाइड बाई 80। तो आपको कितना चाहिए भाई 20% और चाहिए, तो उसके बराबर कितना हो जाएगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी बनेगा कितना भाई 150 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4, मतलब उसे इतना रुपया अभी और चाहिए। तो इसको 20% और चाहिए, यानी 150 डिवाइड बाई 4 इसे और चाहिए। वो कितने लोगों से चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे वो 2 लोगों से इसे चाहिए। तो आप मुझे बताओ उससे 2 लोगों से इतना 150/4 चाहिए, तो एक से कितना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसको 150/4, यहाँ पे 2 लोगों से चाहिए तो यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई 150 डिवाइड बाई 8। तो एक से इतने रुपए लेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन जाएगा ये, तो एक आदमी से उसे कितने रुपए लेने पड़ेंगे, तो आप क्या बोलेंगे 150/8 रुपए उसे एक आदमी से लेने पड़ेंगे। इसने कहा कि जो बचे हुए हैं उनका औसत योगदान कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 150/8 उनका औसत योगदान है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस बिल्कुल लॉलीपॉप था, आप समझिए बस क्वेश्चन को। अब एक ये क्वेश्चन देखना भाई, ये भाई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी अच्छा है, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसकी कीमत में विषम वर्ष में 25% का इंक्रीमेंट होता है, और जो सम वर्ष है यानी जो इवन ईयर है उसमें 20% की गिरावट होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास में से लिखा हुआ है कि 2019, तो वो क्या हो गया, वो ओड हो गया, विषम हो गया। और जैसे 2020 आ गया तो वो क्या हो गया, इवन हो गया। 2021 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, ओड। और 2022 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इवन। इस तरीके से आगे चलता जा रहा है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका विषम वर्ष है ना उसमें 25% का इंक्रीज होता है। तो आप देखो ये तो फर्स्ट ईयर था, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, और ये क्या आ गया थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे आगे चलते जा रहे हैं। तो इस पहले साल में क्या होगा भाई 25% का इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया ऊपर, इसका मतलब है कि इंक्रीज, ठीक है। और फिर क्या होगा 20% का यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज, इसमें आ जाएगा 20% का डिक्रीज, फिर से 25% इंक्रीज, ये इससे ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए बात को, समझना। ये बोल रहा है कि इसमें चेंज बताओ कितना होगा, तो मैंने इस चेंज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, जो उसकी क्लास है आप देख सकते हो परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके, परसेंटेज बेसिक पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 25% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या होता है, 25% का मतलब ये होता है 1/4, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले साल में 25% इंक्रीज होगा, यानी 4 से कितना हो जाएगा 5, और अगले साल में क्या होगा 20% डिक्रीज, यानी 5 से 1 डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 4। मतलब इन 2 सालों में कितना चेंज है। अब आगे के साल को आप छोड़ो, आप देखो 2 सालों में कितना चेंज है, तो आप कहेंगे कैंसिल हो गया और 1 का 1 आ गया, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ। मतलब इन 2 सालों में इसके पास में कोई चेंज नहीं हुआ, 2 सालों में वापस वहीं का वहीं आके रह गया। सेम इसी तरीके से अगले 2 सालों में वहीं आके रह जाएगा, अगले 2 सालों में वहीं आके रह जाएगा। तो इसने कहा कि आप मुझे बताओ 180 साल बाद में इसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो भाई इन 2 सालों में, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनमें 2-2 सालों के गैप में क्या होता जाएगा, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। 25% बढ़ेगा 20% घटेगा, 25% बढ़ा 20% घटा, यानी वापस वहीं पे आके रुक जाएगा। तो 180 साल, यानी कि ऐसे बढ़ते बढ़ते, पहले ये यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2 3 4 ऐसे चल के आगे चलता जाएगा, तो 180वें साल में देखो 179,
इस साल में 25% इंक्रीज होगा और 180 में क्या हो जाएगा 20% डिक्रीज, यानी वहां पे वापस से नो चेंज। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नो चेंज। ठीक है, आंसर कितना आएगा, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, आप कहेंगे नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे पूछा होता कि 180 साल नहीं, आप मुझे बताओ कि 181 ईयर में कितना चेंज होगा या फिर 201 साल में कितना चेंज होगा, वो थोड़ा सा समझना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ये तो नो चेंज आ गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे इसने 181 कर दिया होता कि 181 साल में कितना होगा, तो आप यही करते भाई, 180 साल तक तो क्या रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया, 180 साल तक तो कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अगला साल जो आएगा ना 181 ईयर, उसमें कितना इंक्रीज होगा भाई, ये तो विषम है यानी ओड है, तो इसमें 25% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 182 तो आया ही नहीं, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई, 25% इंक्रीज, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये ऐसा लिखा हुआ कि 181 साल, तो इसका आंसर कितना दे देगा, 25%। ठीक है, और 180 या इस तरीके से आया तो आपका क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी समझने की कोशिश करिए। क्या क्वेश्चन है भाई कि ए और बी में कुछ अमरूद आपस में बटे हुए हैं, मतलब ए और बी के पास कुछ एक अमरूद है जो कि कुछ एक ए के पास है और कुछ एक बी के पास में है। तो ए बी से कहता है अगर मैं आपको 25% अमरूद देता हूं, जो मेरे पास है उनका 25% मैं आपको देता हूं, तो मेरे पास अभी भी आपके मुकाबले 2 और अमरूद होंगे, यानी अभी भी मेरे पास 2 अमरूद ज्यादा है। इसके लिए बी कहते हैं यदि आप मुझे अब मेरे पास जो है, बी के पास जो है, अब मेरे पास जो है, मेरे पास जो कुछ है उसके 70% के बराबर अमरूद है, यानी मेरे पास जितने हैं ना उसका 70% अगर आप मुझे दे देना तो मेरे पास आपसे 4 ज्यादा होंगे। तो एक तो आप इसको कर सकते हैं एक्स वाई मानकर कि ए के पास मान लीजिए एक्स है, बी के पास वाई है, या फिर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक ये सोचा कि यहाँ से कैलकुलेशन से मुझे बचना है, तो मैं करूंगा क्या भाई यहाँ पर क्वेश्चंस में कि ये 25% है ना, इसका मतलब बताना जरा क्या होता है, आप 25% का मतलब बताओ जरा क्या होता है 25 का। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से 25% जो है ना वो कितना है भाई, ये होता है 1/4, और एक क्या देर का आपको 70%, यानी कितना होता है 7/10। ये यहाँ पे आपको इतना सा पता है। तो अब मैं करूंगा क्या, थोड़ा सा समझिए, ये कह रहा है कि ए और बी, अब थोड़ा सा समझना, ए और बी में यहाँ पे लिखता हूं, ये तो ए आ गया और ये आ गया बी आ गया, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको आपको सोल्व करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए कहता है मेरे पास जो है ना उसका 25%, तो 25% मतलब 1/4, यानी मैं मान लेता हूं कि ए के पास कितने अमरूद है, 4x अमरूद है। क्यों मैंने 4x ही क्यों माना, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, यानी ए जो है वो अपने 25% बी को दे रहा है, यानी 4x में नीचे वाला 4 ले लेता हूं, तो मैंने 4x मान लिया, तो 4 यानी इसका 1/4 डायरेक्ट हो जाएगा, 1 अमरूद ये बी को दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। तो ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 4x मैंने मान ली। अब कह रहा है कि बी है ना वो 70%, बी कह रहा है कि मैं अपने 70% दे दूं, 70% का मतलब कितना होगा 7/10, यानी कि यहाँ पे जो अपॉन में 10 लिखा हुआ है ना, ये मैं वैल्यू मान लेता हूँ, जो अपॉन में 10 लिखा हुआ है ये वैल्यू मैं मान लेता हूँ बी की बी के पास जो अमरूद है वो कितने हैं भाई, तो बी के पास मैं मान लेता हूँ 10y अमरूद है, बी के पास में कितने हैं 10y, ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये टोटल है। ठीक है, टोटल ए के पास में 4x है और बी के पास में कितने 10y है। अब समझना दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है इसने, इसमें 2 इक्वेशन बन रहे हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। मैं कंडीशन फर्स्ट की बात करता हूँ यहाँ पर, ये कंडीशन फर्स्ट, ए ने कहा बी से कि मैं आपको अपने 25% अमरूद दे दूं, यानी 4x का 25% यानी 1/4, तो मुझे बताओ इसके पास 1/4 यानी x दे देगा, बचेगा कितना 3x, और b के पास में कितना आ जाएगा जरा बताना, 10y तो पहले थे और अब इसके x इधर आ गए तो कितना हो गया, x हो गया। तो अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर मैं दे दूं अभी भी मेरे पास आपसे 2 अमरूद ज्यादा है, यानी अभी भी ए के पास में 2 ज्यादा है, यानी अगर इस ए वाले में से मैं अगर बी वाला माइनस कर देता हूं तो भी उसके पास ज्यादा आएंगे, तो 3x में से माइनस करूंगा 10y प्लस x, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2x, और माइनस कितना आ जाएगा 10y, तो अभी भी इसके पास में कितने अमरूद ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे 2 इसके पास में ज्यादा है। ठीक है, अब इसका सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि इसके लिए बी कहते हैं यदि आप मेरे पास जितने अमरूद है ना उसका 70% अमरूद दें, अब जो उसके पास है भाई बी के पास में कितने थे 10y,
तो आप मुझे बताओ 10y का 70% कितना होता है, 7/10, यानी 7 कितना हो जाएगा 7y। यानी अगर ये b कहता है कि आप मेरे पास जितने है ना, मेरे पास 10y है, उसका 70% यानी 7y मुझे दे दे, तो 10y प्लस 7y कितने हो गए 17y। यानी b के पास में कितने थे, a के पास में कितने थे, टोटल 4x थे, तो उसमें से 7y माइनस हो गए, यानी इतने माइनस हो गए। तो अब b के पास, क्योंकि 7y b के पास में चले गए, तो अब ऐसी कंडीशन में मेरे पास है ना आपसे 4 अमरूद ज्यादा, यानी अब की बार बी के पास ज्यादा है। बी के पास है कितने, 10y प्लस 7y 17y, उसमें से अगर मैं ए वाले घटा दूं यानी 4x माइनस 7y, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास में आ जाएगा 24y, और माइनस कितना आ जाएगा 4x, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये 4 आ रहा है। भाई देखो ध्यान से कि मैंने यहाँ पर ये जो 4x है वो ये 24y कहां से लिया, 14y तो यहां से था, उसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, तो ये कितना होगा 24y, और ये 4x यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब आपके पास में दो इक्वेशन, आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऊपर वाले से मैं लेता हूं भाई, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास बचता है -20y, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाता है, प्लस यहाँ पे -20y, और प्लस कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो प्लस कितना हो गया 4x, और इक्वल टू कितना रह गया भाई 4, ये यहाँ पे वैल्यू रह गई। तो जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, अब दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4y, और बराबर कितना होगा 8, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो आप मुझे बताओ b के पास कितने अमरूद है, तो आप क्या बोलेंगे कि b के पास y की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही 2 आई, तो आप आराम से बता देंगे कि b के पास कितने हैं 20 अमरूद है। और y की वैल्यू जैसे 2 इस इक्वेशन में रख दो तो 20, और उधर चला जाएगा 22, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 11, तो x की वैल्यू 11, यानी a के पास में कितने अमरूद है, 11 into 4 यानी कितना हो जाएंगे 44, a के पास कितने हो जाएंगे 44, आप लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आप लोग इसको सोल्व करते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बस लैंग्वेज समझनी है और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। कभी भी मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता रखे हैं, बस वो अगर आप लोगों के क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये देखना भाई, ये एकदम से लॉलीपॉप सा क्वेश्चन आपके सामने सैलरी से रिलेटेड है कि 10% सेविंग करता है और अपने खर्चों में 20% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत बचत एक ही रहती है, अगले साल उसकी सैलरी में कितना प्रतिशत बढ़ा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं पहले भी, जब मैंने बेसिक क्लास बताई थी तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के क्लियर किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारे जो भी आप लोगों का आंसर आता, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है। चलिए भाई हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ये देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, तो समझे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद में इसका आंसर दें। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि सुनील के पास संतरे की कुछ खास संख्या है, वह प्रत्येक संतरा 2 रुपए में बेचता है। ये लाइन बहुत काम आएगी, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि वह प्रत्येक संतरा 2 रुपए में बेचता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर यही 2 रुपए देकर जाएंगे, ठीक है, यही 2 रुपए। तो आप इसलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चलिए, अनिल ने 25% संतरे खरीदे। भाई अनिल ने 25% संतरे खरीद लिए, उसके बाद जितने भी थे उसका 25% खरीद लिया। संदीप ने जो बचा उसका 1/3 खरीदा, और मोहित ने जो बचा उसका 50% खरीदा, और सिद्धार्थ ने 4 संतरे खरीदे। अब मैंने आपको जो बचा या रिमेनिंग सैलरी से रिलेटेड क्लास एक ले रखी है, ठीक है, रिमेनिंग सैलरी से रिलेटेड मैंने क्लास ली है, तो जो वो क्लास मैंने ले रखी है ना रिमेनिंग सैलरी, उसमें मैंने बताया था कि जब इस तरीके की कंडीशन आए ना, तो सबसे पहले देखो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25%, ठीक है, फिर कह रहा है कि 1/3, और बाद में क्या लिखा हुआ है, और बाद में लिखा है 50%, ठीक है 50%, ये इतनी बातें लिख रखी हैं। 3 चीजें आप देख लीजिए, से यहाँ पे है 25%, यहाँ पे संदीप ने जो बचा उसका 1/3, और बाद में लिखा 50%। तो आप ऐसी वैल्यू मानिए टोटल संतरे की, 25 कितना बन रहा है, तो हमें पता है 1/4, ये बन रहा है 1/3, ये बन रहा है 1/2। तो आप संतरों की संख्या इस तरीके की मानिए कि इन तीनों का मल्टीप्लाई मान लीजिए, 4 3 2 मल्टीप्लाई मान लो, चाहे एलसीएम मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, इन सबका मल्टीप्लाई 4 3 और 24, मैंने मान लिया कि उसके पास जो टोटल संतरे हैं ना, अज्यूम कर लिया मैंने, एक बार ऐसे मान लिया कि उसके पास में जो टोटल संतरे हैं वो कितने हैं भाई 24 है, मैंने मान लिया कि 24 है, इन सबका मल्टीप्लाई मान लिया। अब थोड़ा सा समझिए, ये मैंने ऐसा ही क्यों माना, आगे क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि अनिल ने 25% संतरे ले लिए, यानी अनिल जो है उसने इसके 25% का मतलब क्या होता है भाई बताओ, 1/4, यानी 24 का 1/4 अनिल ने ले लिए, और बाद में क्या बच गया भाई संदीप, ठीक है, और बाद में क्या बच रहा है भाई मोहित, ठीक है, ये मोहित, और सबसे लास्ट में आ रहा है सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ, इसके पास 4 संतरे हैं। तो ये तो आप लिख ही लीजिए कि सिद्धार्थ के पास में 4 है, ये तो रियल वैल्यू ही है,
सिद्धार्थ के पास में 4 संतरे हैं, ये तो रियल वैल्यू है आप लोगों के लिए, ठीक है। 4 तो फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। 24 तो आपने माने हैं, अज्यूम किया है, लेकिन 4 तो 4 है, इसको तो 4 संतरों को चेंज नहीं कर सकते, वो तो खैर वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अनिल ने 25% संतरे खरीदे। आप मुझे बताओ 1/4 यानी 24 का 1/4 कितना होता है अभी? 6। अनिल ने 6 संतरे खरीदे, ठीक है। चलिए, मैंने मान लिया कि उसने कितने संतरे खरीदे? 6 संतरे। और बाद में बोला कि संदीप ने 1/3 यानी इसका 1/3 जो बच गए उसका 1/3, 6 इसने खरीद लिए, बचे कितने? 18। 18 का 1/3 कितना होता है? 6। संदीप ने भी 6 खरीदे। थोड़ा सा समझो कि इस अनिल ने जितने थे उसका 25% खरीदा, इसका 1/4 मतलब अनिल ने 6 खरीदे। अब बच कितने गए? 24 में से 6 गए 18। संदीप ने उसका 1/3, 18 का 1/3 कितना होगा? 6। और मोहित ने जो बच गए यानी 18 में से फिर से 6 चले गए, यानी 12 का 50%, यानी इसने भी कितने खरीदे? 6 खरीदे। अब हमें नहीं पता कि टोटल 24 थे, तो मैं मान लेता हूं टोटल 24 शख्स थे, और ये कितने खरीदे? इसने 6 शख्स, और इसने कितने खरीदे? 6 शख्स, और इसने 6 शख्स। अब थोड़ा सा समझना, आगे जो बात बोल रहा है ना, सिद्धार्थ ने 4, इसको 4x नहीं मानेंगे, इसने रियल खरीदे 4, तो उसके पास 4 ही है। अनिल और मोहित द्वारा भुगतान की गई राशि 24 रुपए है। मुझे बताओ कि अनिल ने कितने संतरे खरीदे? 6 संतरे खरीदे। मोहित ने कितने खरीदे? तो आप क्या बोलेंगे? इसने भी 6 संतरे खरीदे, यानी टोटल इन दोनों ने मिलाकर संतरे कितने खरीदे भाई? तो आप क्या बोलेंगे? 12x। इन्होंने संतरे खरीद लिए। और एक संतरे की कीमत कितनी थी बताना, तो आप क्या बोलेंगे? एक संतरे की कीमत थी 2 रुपए। देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि एक संतरे की कीमत आपके सामने लिख रखी है 2 रुपए, ठीक है। तो 12, तो टोटल जो आया इन्होंने कितने रुपए दिए? 24। तो 12 इंटू 2 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक्स की वैल्यू 1 आ गई। मतलब अनिल ने एक्चुअल में कितने संतरे खरीदे? 6। संदीप ने भी 6, मोहित ने भी 6, और इसने जो सिद्धार्थ था उसने कितने खरीदे? 4। यानी ये इसकी रियल वैल्यू है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है बताना, देखें संदीप ने कितने संतरे की खरीदारी की, सबसे पहला क्वेश्चन। तो संदीप ने कितने खरीदे भाई? 6, आंसर आ गया पहले का। सुनील के पास कितने संतरे बचे? तो टोटल कितने थे? एक्स की वैल्यू तो आपने एक रखी है, टोटल 24 थे, 6 थे, 18 और 4 22, यानी इसके पास बच कितने गए भाई? 24 में से 22 चले गए, यानी 2 इसके पास में बच गए। इसका आंसर 2 आ गया। बस इतना आसान सा और इजी सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पास में आते हैं आप समझेंगे तो आराम से सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ये देखना जरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें कि 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने प्री बोर्ड परीक्षा में कक्षा के 1/3 को बी प्राप्त हुआ है, और 1/4 को बी पॉजिटिव मतलब बी प्लस, और 1/6 को बी निगेटिव, और कक्षा के 1/8 फेल हो गए, ठीक है। तो बाकी सबको ए मिल गया, बाकी को ए मिल गया। 10वीं कक्षा में छात्रों की न्यूनतम मिनिमम, व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th? तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कितना हो सकता है। अब थोड़ा सा समझना मिनिमम का सीन क्या है। मिनिमम वाला सीन देखो, आपको आगे एक और क्वेश्चन दूंगा उसमें भी समझाऊंगा मैं अच्छे से कि मिनिमम का मतलब क्या होता है। पहले कह रहा है कि 1/3 को बी प्राप्त हुआ, यानी 1/3 को बी हो गया, पर जो भी है, और बी प्लस 1/4 को प्राप्त हो गया, और 1/6 को क्या हुआ? बी निगेटिव, और 1/8 क्या हो गए? फेल हो गए। बाकी जो भी है कोई नहीं। अब कह रहा है कि जितने भी जो यहाँ पे स्टूडेंट ना कितने भी हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, जितने भी स्टूडेंट है हमें इस बात का पता है कि 1/3 कभी भी स्टूडेंट अपॉन में नहीं आता, जिससे 1/2 स्टूडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। 1/2 का मतलब है कोई आधा स्टूडेंट हो सकता है क्या, या फिर कोई 2/3 स्टूडेंट हो सकता है। मतलब स्टूडेंट कभी भी आधा इस तरीके से नहीं हो सकता, 3/4 ये स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। वो रियल वैल्यू हो, या तो एक स्टूडेंट होगा या 2 होगा, कभी 1.5 स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि 1/3 स्टूडेंट, यानी वो जो भी नंबर है स्टूडेंट के उस कक्षा में वो मिनिमम चाहिए। पहली बात तो कम से कम चाहिए, उसमें 1/3 यानी 3 से भी वो डिवाइड होना चाहिए, 1/4 4 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड होता हो, तो वो क्या आता है इनका एलसीएम। तो जैसे ही आप सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल स्टूडेंट है ना वो कितने हैं? 24, और यही वो मिनिमम नंबर है। आगे तो 48 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मिनिमम नंबर है कौन सा भाई? 24, इससे कम नहीं हो सकते। तो अब देखो भाई, यहाँ पे अब मैं इनकी ग्रेड डिसाइड कर देता हूँ। क्या दिया इन्होंने? ये बी वाले हैं, और ये बी प्लस वाले हैं, ठीक है, और ये बी निगेटिव वाले हैं, और बाद में क्या हो गए? एक ग्रेड सी जो भी फेल हुए हैं, और यहाँ पे ए वाले हैं। तो देखो क्या लिखा है कि बी 1/3 को बी प्राप्त हुआ है, तो 24 का 1/3 कितना हो गया भाई? 8 को बी प्राप्त हुआ है।
बी प्लस वाले 1/4 है यानी 6 हो गया, 1/6 को बी निगेटिव है यानी कितना हो गया भाई 4 हो गया, और 1/8 सी वाले हैं तो सी वाले 3 हो गए। टोटल कितने थे भाई आपके पास में 24, और ये मिनिमम है टोटल, ध्यान रखना 24 मिनिमम है। आप चाहो ज्यादा तो आप 48 भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपसे पूछा था, कहा कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 24 हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई और नंबर है ही नहीं इनसे छोटा, इस 24 से छोटा जो कि 6, 8, 3 और 4 इन सब से डिवाइड हो जाए। इन सब से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर इनका एलसीएम ही होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो वो होता है, तो वो कितना बन गया 24। तो बताओ आप ए 10वीं कक्षा में कितने छात्रों को ए मिला, ये कितने छात्रों को ए मिला ये तब हम डिसाइड कर सकते हैं अगर कक्षा में छात्र मिनिमम हो, अदरवाइज तो क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसमें कितने हैं, लेकिन हम आंसर तब दे सकते हैं कि उसमें मिनिमम छात्र है ना वो कितने 24। अब हम बता सकते हैं कि अगर मिनिमम है तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन में से लिखना चाहिए था कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास 10th गोट ए, मतलब कितने हैं जिन्होंने ए प्राप्त किया अगर इसमें छात्र मिनिमम है। तो आप क्या कहते हैं, यहां से कितना हो गया भाई 8, और ये कितना 14, और ये 18, और कितना हो गया 21, यानी 3 बच गए जो कि मिनिमम और है, तो 3 स्टूडेंट है जिन्होंने ए प्राप्त किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये इस तरह 10वीं के कितने छात्रों को ये मिला, तो आप आंसर बताएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन दोनों को एक जगह नहीं कर सकते, दोनों क्वेश्चन अलग है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों क्वेश्चन अलग है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये, तो ये क्वेश्चन देखना, क्या बोला कि डिटर्जेंट केक के निर्मात के उत्पाद में कीमत की वृद्धि के परिणाम उसकी बिक्री 20% कमी आ गई, और इसके बिक्री के कारोबार में 20% की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि, कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, मतलब कीमत कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवा रखे, अभी पहले भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही मैंने बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर लेना, बहुत आसान से क्वेश्चन है, मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखना जरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए आप लोग। क्या है कि सुनील बैंक से पैसे लाकर एक एसी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जो वर्तमान में सालाना 15% पर एनम की दर से ब्याज कमा रहे हैं। मतलब कि इन्होंने ऐसे बोला है कि जो भी इसके पास में पैसे है ना वो 15% पर एनम की दर से ब्याज कमाए जा रहे हैं, ठीक है। उसका दोस्त का पूर्वानुमान है कि एसी पर लागू महंगाई दर लगातार 3 साल तक 14% यानी इंक्रीज होगा, 14%, 15%, 16% रहने वाली है, ठीक है। मतलब कि अभी जो उसके पास में बैंक में पैसे है ना, और ये देखो यहाँ पे लिखा पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे देखो हिंदी में तो नहीं लिखा लेकिन इंग्लिश में लिख रखा है कि कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये चक्रवर्ती ब्याज से उसको ब्याज मिल रहा है, उसके पैसों पे चक्रवर्ती ब्याज से ब्याज मिल रहा है। और ये जो बढ़ रहे हैं ना वो पहले साल में मान लीजिए ऐसी कीमत 14% बढ़ गई, उसके बाद फिर से 15% बढ़ेगी, फिर 16%, ऐसे 3 साल तक बढ़ेगी। तो सुनील को खरीद की 3 साल तक टालने की सलाह देते हैं, मतलब उनके दोस्त कहते हैं कि आप 3 साल तक मत खरीदो, आप अपना ब्याज ही लो, उसके बाद में आप खरीदोगे तो आपको फायदा होगा, वो ऐसा कहते हैं। क्या सुनील को उसमें लाभ होता है अगर वह अनिल की सलाह लेता, मतलब अगर वह मान ले अनिल की बात कि आपको 3 साल बाद लाभ होगा, तो क्या उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऐसे नहीं पूछा कितना प्रॉफिट, कितना, या क्या उसको प्रॉफिट होता है, बस आपको इतना बताना है कि उसको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। तो समझना, मान लीजिए मैंने मान लिया कि उसके पास 100 रुपए हैं, उसने बैंक में डाल रखे हैं, और उससे जितने भी 100 रुपए है ना उन सभी को वो निकाल कर क्या खरीदेगा, एसी, यानी एसी की कीमत भी जाहिर सी बात है कितने 100 रुपए भी, तो आपके पास एसी की कीमत भी कितनी हो गई भी 100 रुपए, ठीक है, और उसके अकाउंट में भी कितने रुपए हैं अभी 100 रुपए। तो ये कह रहा है हर साल 15% ब्याज मिलता है, यानी इस पर हर साल 100 रुपए का 15% ब्याज मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिलेगा 15/100 हर साल, यानी 3 साल तक लगातार मिलेगा, तो क्या कर देंगे इसका क्यूब कर देंगे। और ये कह रहा है कि इसका 15% जो आगे ये है ना बढ़ती जा रहे हर बार, देखो उसको ऐसे कर लेना थोड़ा सा कि जो रुपए इसके पास 100 रुपए हैं वो आप बताओ 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15% ब्याज मिलकर 115/100 हो जाएगा। ये 3 साल तक लगातार ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। और उस एसी की कीमत है वो कितनी होगी भाई, वो पहले साल में तो ये 14% बढ़ेगी यानी इतनी हो जाएगी, फिर 15% बढ़ेगी यानी इतनी हो जाएगी, और फिर कितनी बढ़ेगी जरा बताना, फिर 16% यानी इतनी हो जाएगी, ये इतनी रहेगी, ये इसकी 3 साल में इंक्रीज है।
अब आपको बताना है कि आप मुझे बताओ इसमें कौन से वाले में इसको फायदा है, यानी इस वाले में इसको फायदा है या इस वाले में इसको फायदा है। यानी अगर ये ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है इसको फायदा होगा, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया ना तो एसी की कीमत ज्यादा चली जाएगी इस वाली कीमत से, यानी उसको लॉस हो जाएगा। तो हमें बताना है कि उसके अकाउंट वाले रुपए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कह दूंगी 400 आ गए और ये वाले 300 आ गए, तो जाहिर सी बात है उसको फायदा होगा 100 रुपए का, क्योंकि अकाउंट में उसके बाद 400, एसी खरीदने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 300 रुपए। लेकिन मान लो यही कंडीशन एसी ना आकर एसी निकल कर आ जाए कि ये 400 वाली है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे मान लीजिए 350 रुपए आए और एसी की कीमत 400 हो गई, तो जाहिर सी बात है उससे 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो उसको लॉस हो जाएगा। तो ये आपको निकालना है कि आप कैसे निकालते हो कि उससे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आपको करना क्या है, या तो इनको कैलकुलेट कर लेना, या फिर देखो इन दोनों का आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लो, इन दोनों का आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लो, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये एक पावर चली गई यानी सिर्फ 2 बचा, और बाद में ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ 115 का स्क्वायर, और इधर कितना बनेगा 114 इंटू 116, ये यहाँ पे बचेगा। तो आप देख लो ज्यादा कौन सा है, जिसका रेशियो ज्यादा, अगर ये वाला ज्यादा है और ये वाला, इनमें से जो भी आपका ज्यादा आता है वो क्या हो जाएगा, अगर ये ज्यादा है तो इसको प्रॉफिट होगा और ये ज्यादा है तो इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेट कर लेना अपनी तरफ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को देखना जरा, ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी मैंने 2 क्लासेज ले रखी हैं इलेक्शन से रिलेटेड की, उसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो मैंने क्वेश्चंस किए हैं। जैसे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी बनाया है कि अगर ईवीएम मशीन हैक हो जाए और उसमें जैसे आपने सुना होगा कि कुछ एक कोड होता है, स्पेशल कोड, जिसको अगर हम दबा देते हैं तो किसी पार्टी के वोट जो दूसरी पार्टी की तरफ अपने आप चले जाते हैं, इस तरीके का जो है आप लोगों ने सुनी होगी बातें, तो वो उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चंस वहां पे बताए हैं। तो वो क्लास आप जरूर लें, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस क्लास को देखें, काफी अच्छी क्लासेज है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, जब वो आप क्लास लेंगे तो भाई उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आएगी। अभी मैंने आपको एक मिनिमम मैक्सिमा का क्वेश्चन बताया था, थोड़ा सा ऊपर देखो, देखें आप यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला, ये कि सुनील की कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या x है, उसमें जो छात्र हैं उनकी संख्या x है, उन x छात्रों में से 22.1875% बेवकूफ स्टूडेंट है। यदि बेवकूफों की संख्या y है तो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू बताओ कितना होगा, इसका मिनिमम मान कितना है। चलिए मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं आपको कहूं कि यहाँ पे जो ये 22 पॉइंट कुछ दे रखा है ना, यहाँ पे इतना ना होकर सिर्फ 20% होता, तो आप बताओ कि मिनिमम छात्र कितने होते। थोड़ा सा समझना, एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई आदमी ये हाफ नहीं हो सकते, कभी 1.5 आदमी नहीं हो सकता, कभी आधा आदमी नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। तो इसने कहा कि 20% छात्र बेवकूफ है। मान लीजिए 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, यानी अगर उस क्लास में 100 छात्र है तो उसमें से 20 क्या है, बेवकूफ है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5, यानी 5 छात्र है उसमें से 1 बटे बेवकूफ है। क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि इसको और आधा कर दिया, 1 बटे और 5/2, यानी 5/2 छात्र है, उसमें से आधा छात्र बेवकूफ है। क्या कभी 5/2 छात्र हो सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। छात्र ऐसे तो हो सकते हैं कि अब एक छात्र तो हो सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/10, 10 छात्र उसमें से 2 बेवकूफ हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है, आपने जो यहाँ पे देखा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 छात्र उसमें से 1 बेवकूफ है। ठीक है, अब इस 1 से कम कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, 1 से कम कभी भी नहीं आ सकते, यानी अगर उस कक्षा में टोटल 5 छात्र है ना, तो उसमें से एक बेवकूफ है। अब ये छात्र इस 1 से और कम नहीं हो सकता, इससे कम तो फिर 0 ही हो सकता है। तो इसने कहा मिनिमम छात्रों की संख्या बताओ, अगर 20% बेवकूफ है तो टोटल तो इसके पास कितने थे, मैं मान लेता हूं x, ठीक है वो दिया हुआ है, और उसमें से y बेवकूफ है, तो इसकी मिनिमम आप x प्लस वाई की वैल्यू बताना, तो कितना हो गया, 5 + 1 यानी कितने आ जाएंगे, 6 छात्र है इसके पास, तो x प्लस वाई का मिनिमम मान कितना आ गया, 6, जिसमें से उसकी कक्षा में 5 छात्र है और उन 5 में से ही एक बेवकूफ है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होता। लेकिन इसने क्वेश्चन ने पूछा ये नहीं है, पूछी थोड़ी सी वैल्यू और है, तो अब तो हमें जब पता चल गया कि मिनिमम का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास चाहे किसी भी तरीके की वैल्यू दे रखी हो, कैसा भी परसेंट पूछा गया हो, आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम भाई हमारे पास वैल्यू दे दी तो हम कैसा भी क्वेश्चन सोल्व करें, कैसे भी करें, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है,
तो देखो अब मैं आपको इसका बताता हूं कि ये कितना होता है। 22.1875 की वैल्यू क्या है वो आप देखते हैं। चलिए इधर देखना, तो मैं क्या करूंगा 20.1785%, तो परसेंट का मतलब अपॉन में मैं क्या लगा रहा हूँ 100, ठीक है। अब इसके पॉइंट हटाने के लिए मैं और 100 लगाता हूँ, तो कितना आएगा भाई 22.1875 और डिवाइड बाय कितना आ गया 100 इंटू 100 इंटू 100। मैंने ये 4 पॉइंट हटा दिए। अब इसको आपको मिनिमम बनाना है। सबसे पहले 25 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 बार कैंसिल हो रहा है, ये 25 से देखो कितनी बार जा रहा है 25 8 200 और यहाँ पे ये कितना आ गया 8 200 और 18 25 7 175, तो यहाँ पे 175 टू 1 25 25 5 इतना आ गया। फिर से 25 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि लास्ट में 75 है, तो ये तो 25 से इसको कैंसिल कर दो 4 बार और इसको 25 से 25 3 75 यानी 75 और बचा कितना 13, तो 25 5 125। ये भी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, थोड़ा तो इसमें मुश्किल तो है कैलकुलेशन करना। और 25 ये इतना आ गया। अब 5 से कैंसिल हो रहा है 7 और 71 और 5 से कितनी बार कट रहा है ये 20 बार 16 और 32, ये आ गया यहाँ पे 320/71। क्या ये आगे और कैंसिल होगा? अब नहीं होगा भाई। अब आप किसी भी तरीके से 71 और 320 को किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते। यानी अगर उसकी क्लास में 320 छात्र है ना, अगर उसकी क्लास में 320 है तो उसमें से 71 बेवकूफ है। अब आप किसी भी तरीके से कर लो, इससे कम ये कैंसिल और आगे नहीं होगा। यानी आपको मिनिमम मान पूछा था तो उसकी कक्षा में अगर x छात्र है तो उसमें से y बेवकूफ है, 320 है तो उसमें से 71 बेवकूफ है। तो आपको ये पूछा था कि x प्लस वाई का मान बताओ, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो 1 और 9 और कितना बनेगा 391 x प्लस वाई का मिनिमम मान आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आप लोगों के सामने आंसर था। तो भाई ये आप लोगों की क्लास थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन मैंने दिया उसका आप आंसर दें, और जो जो मैंने बताया कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस और इलेक्शन वाली वो क्लास आप लोग ले सकते हैं। वहां पे आपको हर एक चीज मिलेगी। हर क्वेश्चन में यहाँ पे हर तरीके का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा अगर आप लोग उन क्वेश्चंस को उस क्लास को देखेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भाई अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए क्वेश्चंस की तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।